सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. हर दिल पर है बदछाई है, एक शोर जुनू है मैदान में, अल्लाह का लश्कर आता है, हर मर्द मुजाहिद का नारा दिल दुश्मन का दहलाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज के प्रोग्राम में हम जिस तरह से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तारीखी फ़तह से हमकिनार किया है उसका जिक्र करेंगे, और उस पंच का हम जिक्र करेंगे जो पंच भारत को जिसने हिला के रख दिया, बल्कि मोदी को भी कहीं का नहीं छोड़ा। गुरूर का सर नीचा, ये मुहावरा सुना तो था, आज भारत की बदतरीन शिकस्त की सूरत दुनिया ने इसकी अमली तस्वीर भी देख ली है। आप देखें कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद गीदड़ भपकियाँ थीं, सिंतास की एक तरफा मुअत्तली थी, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर हमलों की सूरत भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान का तहम्मुल था, हिकमत अमली थी, और साथ ही दो टोक पैगाम कि अब हमारे जवाब का इंतज़ार करो। और फिर ये नज़ारा दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन बिनियान मरसूस ने दुश्मन के गुरूर को पाश पाश कर दिया। आज भी अभी DG ISPR साहब उनके हवाले से स्टेट आ रहा है ISPR की जानिब से कि 6 और 7 मई 2025 की शब भारत के बुज़दिलाना कार्रवाई के दौरान बेगुनाह शहरी, ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग शहीद हुए। किस तरह से सिविलियंस को अटैक किया गया ये आपने देखा। इसी हवाले से ISPR का ये भी बताना है कि पाकिस्तान ने दरिंदा सिफ्त हमलों का बदला लेने और इंसाफ की फराहमी का अज़्म किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने कौम से किया गया वादा पूरा करके दिखाया। पूरी दुनिया ने ये मंजर भी देखा। ISPR का स्टेटमेंट जो आज हम देख रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद इस ऑपरेशन के हवाले से जो सारी सिचुएशन रही है, आज भी इस हवाले से बात हो रही है, और उसमें ये कहा गया कि भारतीय हमलों में ज़ख्मी होने वालों को जल्द सेहत याबी के लिए हम उनके लिए दुआ गो हैं। कौम के हौसले और दुआओं ने पाक आर्मी को नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बना डाला है। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने सीज़ फायर अनाउंस किया एक्स पर आकर, अब से कुछ देर पहले उनकी भी हमने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे वो दिखाई भी जा रही थी। उन्होंने भी जिक्र किया कि वो खुश हैं कि वो इस सिलसिले में मीडिएटर का उन्होंने किरदार निभाया, और साथ ही साथ वो आगे चलकर भी दोनों जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जनाब, तो अभी जो पाक फ़ज़ाइया के शाहीन जो तूफ़ान बनकर दुश्मन पर टूटे, 86 भारतीय तैयारों का मुकाबला 42 शाहीनों ने किया और अददी बरतरी का मुंह तोड़ के रख दिया। नतीजा 6 भारतीय तैयारों की तबाही की सूरत निकला, जिनमें 3 जदीद तरीन राफाल तैयारे थे। आज हम विक्ट्रीज़ जो हमने अचीव किया उसका भी जिक्र करेंगे, और साथ ही साथ अब आगे चल के क्या मामलात होंगे इस सिचुएशन पे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फ्रेजाइल किस्म की ये सीज़ फायर है। ऑब्वियसली जो भी इस पे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अब ये सीज़ फायर को आगे कैसे लेके जाया जाएगा, कौन कौन से मराहल से हम गुजरेंगे, कौन कौन से मराहल पर हमें क्या क्या करना होगा, स्ट्रेटजी अब मज़ीद क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। इत्तेशामुल हक साहब हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार, उनके साथ साथ एयर मार्शल रिटायर्ड जमशेद खान साहब वतन के बेटे हैं, तज्ज़िया अपना पेश करेंगे। बहुत ही हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आप दोनों को हम वेलकम करेंगे। जमशेद साहब, सबसे पहले तो पूरी कौम ही कल यौम तशक्कुर मना रही थी, और आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और खुशी से सरशार हैं। सभी प्राउड कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो जांबाज हैं उन्होंने एक बार फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तारीख़ रकम की है। अब हम अभी जो सिचुएशन बन रही है, हम अपनी विक्ट्रीज़ का भी जिक्र करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के, लेकिन मैं चाहूँगी कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो जो दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान एक राब्ता होना जो कि इल्तवा का शिकार भी हुआ, उस हवाले से आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट है कि वो दोनों के साथ एक सीज़ फायर मुआहदे को आगे लेकर चलना चाहते हैं, और इसमें हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम कश्मीर इशू की लास्टिंग सेटलमेंट की जानिब जाएँ। तो आप समझते हैं बिगड़ा हुआ बच्चा अब आएगा, उसको मेज़ पर आना पड़ेगा टेबल टॉक्स पे? जी आमना, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेकिंग मी ऑन द शो।
वो जिस तरह हम कहते हैं कि किसी भी मैच से पहले वार्म अप बड़ा ज़रूरी होता है, तो आपने जो ये प्रीएम्बल दिया है इसने वैसे ही खून गर्म कर दिया है और वार्म अप तो मेरा बिल्कुल हो गया है और मैं बिल्कुल बोलने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख़्याल में पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है जिस तरह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने रिस्पॉन्स दी और जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने उस रिस्पॉन्स के साथ लब्बैक कहा। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इस 5 दिनों की जंग में पाकिस्तान कौम ने और पाकिस्तान की अफवाज ने इस दुश्मन के ललकार को किस तरह हैंडल किया। जहाँ पे आपका सवाल आया है कि अभी हम कंक्लूडिंग नोट के बाद कि ये इस वक्त सीज़ फायर हो चुका है, डायलॉग की बातें हो रही हैं और डायलॉग के लिए एक स्टेज सेट किया जाएगा। वो स्टेज जौन सा है उसमें एक सुपर पावर ने अपनी फैसिलिटेशन या मीडिएशन की ऑफ़र की है कि वो मीडिएट कर सकते हैं इस तमाम टॉक को। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस डायलॉग में एजेंडा क्या होगा। अगर एजेंडा वो है जो 77 साल से हम कह रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान का एक एक बच्चा जानता है कि हमारा एजेंडा क्या है, वो एजेंडा है कि कश्मीर के अवाम को, कश्मीर के लोगों को उनका हक़ ख़ुद इरादियत देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं 1948 से स्टार्ट हुई, रेजोल्यूशन नंबर 39, रेजोल्यूशन नंबर 47, रेजोल्यूशन नंबर 81, रेजोल्यूशन नंबर 122, ये तमाम रेजोल्यूशंस कहती हैं कि कश्मीर की आवाम को उनका हक़ मिलना चाहिए और उनको वोट का हक़ मिलना चाहिए और एक फेयर इलेक्शंस और फेयर प्लेबिसाइट, इलेक्शन भी नहीं प्लेबिसाइट, एक रेफरेंडम होता है ये जिसमें आवाम खुद बताती है कि वो किस स्टेट के साथ जाना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। कश्मीर में जैसा आप सबको मालूम है कि मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में मेजॉरिटी जो सी है मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है जी। वहाँ के लोगों का दिल इसी तरह धड़कता है जिस तरह पाकिस्तान के लोगों का दिल धड़कता है। उनकी आवाज़ और हमारी आवाज़ हमेशा एक रही है। बिल्कुल। उनकी प्रायोरिटीज़ और हमारी प्रायोरिटीज़ इस्लाम के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, हर लिहाज से एक रही है। लेकिन ये दुश्मन उनको उनका हक़ नहीं देना चाहता। जब 1948 में पहली दफ़ा इस चीज़ पे यूनाइटेड नेशन कौंसल में, सिक्योरिटी कौंसल में वोटिंग हुई तो 9-0 9 कौमों ने कहा, 9 नेशन ने कहा कि ये बिल्कुल हक़ कश्मीरियों को मिलना चाहिए। ये पहली वोटिंग थी जो 1948 में हुई और जो दूसरी वोटिंग थी दोबारा 1948 में हुई और ये आर्टिकल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन नंबर 47 है। ये हमारा मदर रेजोल्यूशन है जो हमेशा से ये कहता आया है कि कश्मीरियों को उनका हक़ ख़ुद इरादियत देना चाहिए और हम भी 77 साल से यही एक बात कर रहे हैं कि उनको ये हक़ ख़ुद इरादियत देना चाहिए। अगर भारत टेबल टॉक पे आते हुए इस बात को एग्री करके आता है तो फिर ये टेबल टॉक बहुत सक्सेसफुल होगी, फिर इस मसले का हल निकलेगा और ये 77 साल की जो एक दुश्मनी चल रही है ये इस खित्ते में ख़त्म हो जाएगी। और इस खित्ते में हो सकता है अगर नेक नियति से भारत आए, सीधी सोच करके आए, चालाकी मत करे जो उसका एक विरता है, अगर उससे बाहर निकल के वो बात करे तो मेरे ख्याल में इस मसले का हल निकल सकता है। लेकिन ऐसा भारत को भी टेबल पे। जमशेद साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, एहतशाम साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम साहब, ऐसा मूड लग नहीं रहा दूसरी साइड पर, जिस तरह से वहाँ पर ऑपोजिशन जो है वो बड़ी सरगर्म हो चुकी है और जवाब मांग रही है बारहा कि आए पार्लियामेंट में आके जवाब दें कि आप कैसे कश्मीर इशू पर किसी मीडिएशन की जानिब या कोई थर्ड पार्टी को आप जो है वो लेकर आना चाह रहे हैं। इस पर जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका भी अभी 7:30 बजे खिताब भी है उस हवाले से भी। लेकिन अभी मैं आपसे खबरें चाहूँगी। अभी DGISPR साहब दोबारा आज ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने फिर हमारा एक बार हौसला जो है वो बढ़ा दिया है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आगे जो DGMOs की जो गुफ्तगू होनी है, परहैप्स वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ये कब तक होगी, इससे जुड़ी हुई क्या खबरें हैं आपके पास, क्या इत्तलात हैं? पहली तो बात आमना ये है कि मार्शल जमशेद खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, मेरा तो खून गरमा दिया। आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे हैं उनका भी खूब अच्छी तरह गरमा दिया है। और जो बुनियादी बात करने वाली थी उन्होंने वहाँ से शुरू किया कि कोर इशू क्या है, उस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आज जो आमना जो मुख्तसर बात हुई है, खुशगवार लहजे में कहा जाता हुई है और मकसद बुनियादी तौर पे यही है, दोनों DGMOs गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका कहा गया है कि जी दोबारा भी गुफ्तगू होगी, शायद और भी
इसके कई जिसको कहते हैं राउंड्स होंगे और मकसद ये है कि डी एस्केलेशन कैसी होगी। देखें, एसेंशियल कोर स्ट्राइक्स दोनों मुल्कों की आमने सामने खड़ी है, चाहे सियालकोट है, कश्मीर है, दूसरी जगहों पे है। अब मकसद यह है कि इसको डी एस्केलेट कैसे करना है। मेरी इत्तला आमना यह है कि जो यहाँ पे इस्लामाबाद के सफारती ज़राए बता रहे हैं, जयशंकर साहब जिस गुरूर और एरोगेंस से बात करते, हमेशा ये कहते हैं कि जी वो वक्त चला गया कि जब दो तरफ़ा पाकिस्तान से अब बात किया करते थे, अब नहीं होंगे। लेकिन अब इंटरनेशनल सतह पे जो इतना ज़बरदस्त किस्म का दबाव आया है, और दूसरी बात है आमना कि हमें जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे जो हमें एक एडवांटेज मिला है, उसका में जो एज है उस पर भी मेरा ख्याल है मार्शल साहब भी हम पूछेंगे कि एज को कैसे हमने तब्दील करना है। अब लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी जिस तरह अभी आपने दिखाया, प्रेसिडेंट ट्रंप भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान से भी बात करूँगा। बज़ाहिर लगता है कि अब उन्होंने किसी को भागने नहीं देना। कुछ इतलात ये आ रही हैं कि अमेरिका ये कह रहा है कि जी इसको आप क्या करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल पे बातचीत शुरू करें, फिर ये फॉरेन सेक्रेटरी दोनों मुल्क के बैठ के बात कर सकते हैं, फिर उसको आगे ले जाएं तो फॉरेन मिनिस्टर भी बात करें और प्राइम मिनिस्टर, और फिर समिट लेवल भी हो सकती है। बुनियादी मकसद ये है कि बातचीत किए बगैर आप मसले का हल नहीं कर सकते। उस साइड के, इंडियन साइड के फॉरेन सेक्रेटरी तो बेचारे मुंह छुपाते फिरे, उनको अपना एक्स जो है वो प्राइवेट करना पड़ रहा है। इतनी उनको इस वक्त हरासमेंट का सामना है इंडियन अवाम की जानिब से, उनको डेथ थ्रेट्स हैं, उनकी फैमिली को इस वक्त थ्रेट्स का सामना है। वो कैसे आएंगे बात करने के लिए? देखें, विक्रम मिस्री साहब हैं, ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़, उनकी बेटी के ख़िलाफ़ जो पोस्ट आ रही हैं वो इतनी खौफनाक है। लेकिन आमना अच्छी बात है कि वहाँ पे जो आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं ना कि भी पाकिस्तान का नैरेटिव बिक रहा है, आपका नहीं बिल। अभी आप देखते हैं शशि थरूर जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ रहे हैं इसके अपना यूनाइटेड नेशन के, वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जी, और कांग्रेस के लीडर हैं, वो कहते हैं कि 71 कुछ और था, हमने अहदाफ हासिल किए, आज 2025 में पाकिस्तान डिफरेंट है। इन सो मेनी वर्ड वो दुनिया को बता रहे हैं कि जी अब नथिंग डूइंग, जो आप चाहते हैं ऐसा नहीं होगा। देखिए, हम ना बुनियादी सवाल यही है कि अब दुनिया जो कह रही है बातचीत की जाए। आज भी आप देख लें, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से बात की है, इसी तरह और लोगों से उन्होंने बात की है। ये अब कम्युनिकेशन का जो सिलसिला चल पड़ा है, और जिस तरीके से लग रहा है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट आए हैं ट्रंप साहब और रवायती सदर नहीं हैं, और जिस तरीके से आपने देखा इसराइल के साथ, भाई देवे आज वो पहुँच रहे हैं हम ना सऊदी अरब, वो पहली मरतबा हो रहा है कि अमेरिकी सदर मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहा है। उन्होंने सऊदी अरब जाना है, यूएई जाना है, कतर जाना है, और पहली मरतबा हो रहा है कि इजराइल नहीं जा रहे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भी नेतन्याहू और जो मोदी का नेक्सस बना हुआ है, इसको शायद तोड़ने में बहुत सारे हवालों से बात की जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू भी बात नहीं मान रहा। मोदी अगर इस हवाले से पीछे नहीं हटेगा तो मेरा ख्याल है उनका दबाव आएगा। तो हम सब लोग ये कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि जी बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल किया जाए। मेरा ख्याल है वो वक्त तेज़ी के साथ आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान अगर पीछे भागेगा तो मेरा ख्याल इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको नहीं छोड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक है। जमशेद साहब पे आमना ये ऐड करना, बिल्कुल जी मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जितने भी फरमुदात हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हम हमेशा उनको अपने सीने से लगा के रखते हैं। इंडीड। उनका जो ये फरमान कश्मीर के बारे में था कि कश्मीर इज़ द जुगलर वेन ऑफ पाकिस्तान। जुगलर वेन का मतलब है शह रग, यानी कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है। और एज ए मुसलमान हमारा ये भी बिलीव है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की शह रग के करीब रहता है। हम उस शह रग को, हमें पता है कि हमारा खुदा उसकी हिफाजत करेगा, और हमें ये भी पता है कि जब मुसलमान पे उसकी शह रग के ऊपर किसी का हाथ आने की कोशिश करेगा तो उसको डिफेंड करने के लिए उस हाथ को काट देगा। तो मेरा तो इंडिया को यही मैसेज है कि जब हमारे फादर ऑफ द नेशन ने कह दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है, तो हम इस शह रग की हिफाजत अपनी जान पे खेल के करेंगे। ये शह रग हम कटने नहीं देंगे, जब तक जमशेद इसकी हम हिफाजत करेंगे। एक लास्टिंग हम सेटलमेंट की जानिब नहीं जाते, ये बार बार कश्मीर को जवाब बना के, इशू बनाकर इंडिया ऐसे मिस एडवेंचर की जानिब जाता रहेगा। जी बिल्कुल। और वो जो मिस एडवेंचर है जिसमें वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, ये हम नहीं होने देंगे। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत क्लियर स्टांस ले लिया है कि पाकिस्तान के पानी रोकने की बात को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और जब हम ये कह देते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, तो हम किसी को ये कोशिश करने ही नहीं देंगे। और अगर इंडिया ने कोशिश करने की कोशिश की, तो हमने जो उनको अभी एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, हम उस ट्रेलर की फिर पूरी फिल्म चला देंगे। ट्रेलर के हवाले से फिल्म चलेगी तो फिर ये सारे भाग जाएंगे। जी तो हमने सिर्फ ट्रेलर चलाया था छोटा सा। चूँकि आप इस इदारे से जुड़ चुके हैं, आप इसकी जो डिटेल से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा
ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हवाले से एक तो इसको डिस्क्राइब कीजिएगा, ख़ास तौर पे इंडिया जिसने तमाम किस्म की हमने देखा कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हाइब्रिड वॉरफेयर के यूज़ भी किए, एग्रेसिवली हम देख रहे थे पिछले 5-6 सालों से, क्योंकि 2019 में भी दुनिया के सामने सुक्की का सामना रहा, शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि आपके जहाज़ पुराने हैं, तो फिर इंडिया को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा। राफेल में $625 बिलियन इन्होंने जिस तरह से राफेल तैयारे ख़रीदे, लेकिन जैसे हमने गिराए। पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो ना सिर्फ भारत ने बल्कि पूरी दुनिया ने देख ली। एक सरप्राइज़ हमने एक बार फिर दे दिया। अब आप क्या फैक्टर्स मज़ीद समझते हैं कि जिसने इस तारीखी फ़तह से पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह हमकिनार किया? और 5 घंटों में मार्शल साहब जो काम 5 दिनों का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको 5 घंटों में पाकिस्तान ने पूरा किया, उसके बारे में बात। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, मैं दोबारा अपने कायद की जो पहली सेइंग थी उसके ऊपर ज़रूर जाऊंगा, बिकॉज ये जो सेइंग है पाकिस्तान एयरफोर्स के हर बेस पे, हर ऑडिटोरियम में लगी हुई है, और वो यही है कि अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज़ एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर। Pakistan must build up her air force as soon as possible, an air force second to none। तो जब हम कहते हैं कि एयर फोर्स सेकंड टू नन होनी चाहिए, तो फिर जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो फिर हमारा जो हमारे पायलट्स का मुराल होता है, जो हमारे मैन का मुराल होता है, जो हमारे इंजीनियर्स का मुराल होता है, और जब पूरी फोर्स का मुराल होता है, वो बहुत हाई होता है। अब आप ये देखें कि 27 फरवरी 2019 को पुलवामा का एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचा के उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा, और जब वो ये ललकार आई तो आप देखें कि उन 2 मिनट्स में जब उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह बहुत सारे जहाज़ इधर लेके आएंगे और बहुत कुछ करेंगे, उन 2 मिनट्स में हवा में वो कुछ कर दिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने कि दुश्मन बिल्कुल पीट करता हुआ भाग गया, अपने जहाज़ों को खुद मारता गया, और वो बिल्कुल समझ गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी तैयार है और कितनी तगड़ी है। और ये नहीं कि पीस टाइम में हम आराम से बैठे हैं, दुश्मन को ये पता होना चाहिए, और उसको पता भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का हर पायलट और हर टेक्नीशियन पीस टाइम में भी इसी तरह रेडी है कि वॉर उससे सिर्फ 3 मिनट्स दूर है। हम 3 मिनट्स की तैयारी पे हैं इंडिया, तो हमारे साथ पंगा मत लेना। इसमें मार्शल साहब एक चीज़ बताएं, आमना ने बड़ा अच्छा बुनियादी तौर पे सवाल पूछा था, मैं थोड़ा सा उसको इस तरह ऐड करूंगा कि अब सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है, कहा जा रहा है पूरे इंटरनेशनल दुनिया में जो मुख्तलिफ कैपिटल्स में जो बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान ने चाइना के वेपनरी को जो है ना वो जिस तरीके से मार्केट किया है, और वेस्ट अमेरिका का असला जो है ना वो जवाब दे गया है, इसके बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। और राफेल के बारे में तो आप मैं चाहूँगा कि राफेल का भी मतलब ही बताएं, और दूसरा ये कि मुख्तलिफ मुल्कों ने ऑर्डर दिए हुए थे जो अब आप बता रहे थे कि जिसमें क्रोएशिया, ग्रीस, यूनान भी शामिल है, इंडोनेशिया भी, सर्बिया, यूएई भी। तो क्या ये सोचेंगे क्या करें? जी देखें, मैं इसी पे आना चाह रहा था। मैं 27 फरवरी के बाद 2019 के बाद ये 2025 में जब हम आए, 6 साल की इन्होंने तैयारी की। उस डिफीट के बाद, उस शिकस्त के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ख़जाने के मुंह खोल दिए। उन्होंने $9 बिलियन की डील की कि जी राफेल लेके आएंगे हम, और दुनिया जहान के जहाज़ सेलेक्ट किए, टेस्ट किए, और फिर कहा कि जी राफेल इज़ द बेस्ट एयरक्राफ्ट, बिकॉज इस जहाज़ को वैसे राफेल का मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड्स, हमने तो इसको वैसे डस्ट ऑफ ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो वो गस्ट ऑफ विंड जौन सा है, उन्होंने कहा जी हम वो वाला जहाज़ लेके आएंगे। और लाने के बाद फिर आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया में उस जहाज़ के ऊपर नारियल का पानी फेंका जा रहा था, उसको राखी बांधी जा रही थी। तो ये तो इस कौम का हाल है कि जब एक सुपीरियर वेपन सिस्टम भी लेके आ जाते हैं तो इतने सुपरस्टिशियस हैं कि समझते हैं कि जब तक उस जहाज़ के ऊपर नारियल का पानी नहीं जाएगा वो जहाज़ जो है परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमने तो पानी भी बहा दिया उनका। उसके बाद इस जहाज़ को लेने के बाद उन्होंने S-400 मिज़ाइल लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़रूर रिटेलिएट करेगा, तो ऐसे मिज़ाइल ले लो जो दुनिया में सेकंड टू नन है। S-400 ले लिया, 400 किलोमीटर की रेंज में हिट करने वाला, एट वन टाइम 36 टारगेट्स को एंगेज करने वाला, ऐसा सिस्टम ले आए। $5 बिलियन का मुंह खोल दिया कि जी ले लो। उसके बाद इंडिया और इजराइल नेक्सस शुरू हो जाता है, इनकी आपस में एक लव शुरू हो जाता है। बिकॉज हेट कौन है? एक दुश्मन पाकिस्तान। तो दोनों मिल गए, दोनों ने सर जोड़े, दोनों के उस्तादों ने सर जोड़े, और इंडिया की ट्रेनिंग शुरू हो गई। और उस ट्रेनिंग में इसराइल ने आके इनको अपने वो ड्रोन्स दिए, जिसको ये हार्पी ड्रोन कहते हैं,
और कहा कि जी हार्पी ड्रोन जो सा है ये बहुत टेस्टेड ड्रोन है आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो बस पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा कि क्या आपसे। लेकिन मैं माजरत करूंगी, एक ब्रेक के लिए हमें कहा जाने बढ़ते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से हम बात करें पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन हुई उसके बाद सीज़ फायर और उसके बाद अब क्या मराहल हो रहे हैं, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एयर मार्शल रिटायर्ड जमशेद खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। सर मैं चाहूँगी आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं एहतशाम साहब के पास अपना पॉइंट लेके जाऊँगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बात कर रहे थे कि इन 6 सालों में इंडिया ने क्या क्या जमा किया, कितना असला जमा किया, किन किन मुल्कों के साथ कोऑपरेशन उसने अपनी एक्सटेंड की, ताकि वो उसकी तैयारी यही थी कि ये दोबारा हमारे ऊपर एक इसी तरह का एडवेंचर दोबारा करने की कोशिश करेगा और ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करेगा दोबारा। तो पहलगाम वही उसी सिलसिले की कड़ी है। बट हुआ क्या? जी मैं यही पूछने वाला था, फिर हुआ क्या? जी ये दुश्मनों की ये जो दुश्मनों की 6 साल की तैयारी थी ये हमने 5 दिनों में बराबर कर दी। और उन 5 दिनों में से भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अपना काम किया वो सिर्फ 5 घंटे में कर दिया। जो 10 मई को 5 घंटे में हुआ वो इंडियन के बच्चे को और कई लोगों को, कई नस्लों को याद रहेगा कि 5 घंटे में उनके साथ हुआ क्या। और बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह, और बेसिकली ये इसलिए बिल्कुल, और ये कोई इंडियन मीडिया की तरह ये खुद से बनाई हुई स्टोरीज नहीं है, ये कोई बॉलीवुड की मूवीज़ की तरह सिर्फ बातें या डायलॉग्स नहीं है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। आज भी मैं देख रही थी कि फ्रेंच इंटेलिजेंस सोर्स उन्होंने कन्फर्म किया है CNN को, वो भी कह रहे हैं कि एक राफेल तैयारा गिराया गया है। उसके बाद US ऑफिशियल ने उसी दिन कह दिया था कि 2 तैयारे हैं। इसी तरह स्काई न्यूज़ हम देख रहे थे, CNN देख रहे थे, मुख्तलिफ जो देख रहे हैं। इसके अलावा द टेलीग्राफ UK का वो भी ये बात कर रहे हैं कि इनको ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ा है राफेल की सूरत में। और इंडियंस जो हम देख रहे हैं कि उनके जो DGs हैं वो खुद मान रहे हैं, वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि जब ऐसे कोई कम्बैट होता है तो उसमें नुकसान हो जाते हैं। तो बेसिकली उन्होंने खुद एडमिट कर लिया। जी ये जो इंडियन मीडिया भी है ना, ये भी अब उस तरह की सिर्फ क्रिकेट मैच की कमेंट्री तक तो ठीक है, बट ये जंग की कमेंट्री नहीं कर सकता। ये पहले भी बड़के मारते थे कि जी हम लाहौर जिमखाना में जाके चाय पियेंगे। अभी भी बड़ी बड़के सुनी होंगी आपने इंडियन मीडिया से कि इस्लामाबाद में भी हम नाश्ता कर लेंगे और हम ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। और जब वो इस तरह की बड़के मारता है मीडिया, तो उसी बड़क के ऊपर जो इंडिया का पायलट है वो चार्ज हो जाता है कि ओके लेट मी डू इट, और फिर मुंह की खा के वापस चला जाता है। तो इंडियन मीडिया इंडियन एयरफोर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो जब एक मीडिया एक एयरफोर्स को इस तरह बड़के मार के कंट्रोल करे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट यही हुआ जो उनके साथ हुआ। अभी बड़ा वम गुस्सा है। मैं आपके पास फिर आती हूँ, मैं एहतशाम साहब के पास चलती हूँ। एहतशाम साहब की बड़ी एक्सपर्टीज़ है। हमने जो इस वक्त जो इकोनॉमी वाइज जो सारी सिचुएशन चल रही है, बड़ा इन्फ्लुएंस होने की वहाँ पर भी इंडिया ने हर फ्रंट पर हमें कोशिश की है कि यहाँ पर भी उनके साथ पंगा कर लें, लेकिन हर जगह पर मुँह की खानी पड़ी है। अब उन्होंने कोशिश ये की कि IMF में भी वो इन्फ्लुएंस होकर जो सोशल फंडिंग थी उसको रुकवा लिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी वो अप्रूव हुई, दुनिया ने देखा वो भी। और साथ ही साथ जो आज हम देख रहे हैं जिस तरह से स्टॉक मार्केट ने कम बैक किया है 10,000 प्लस पॉइंट्स के साथ, एहतशाम साहब किस तरह से देख रहे हैं? हम ना देखें तो पूरी कौम का जिसको कहते हैं एक मिजाज है, उसकी कौम की नब्ज़ पे जो मेरा ख्याल हाथ रख दिया हमारी, जिसको कहना चाहिए हमारी फ़िज़ाइया ने, ख़ास तौर पे बाकी हमारी अफवाज ने। उसके बाद से आप देख लें पाकिस्तान की तारीख़ में कभी 10,000 पॉइंट पे कभी इतनी तेज़ी नहीं आई, जबकि हिंदुस्तान में आप देख लें थोड़ा सा उनका बेहतर हुआ है स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन अदरवाइज़ मामला उनका ठीक नहीं है। अब ना देखें ना 19 रोज़ हो गए हैं, मगरबी साइड पे परवाज़ें जो पाकिस्तान से होकर जाती थी वो बंद हैं। 4,000 फ़्लाइट्स उनकी जो है ना वो मिस हुई हैं, और अब तक का जो वो है कि 1,300 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो चुका है। इसके अलावा देखें $85 बिलियन का उनको नुकसान हुआ, इक्विटी मार्केट से पैसा निकल गया, स्टॉक मार्केट से। फिर ये इसी सारे जो लड़ाई हुई है सारा कुछ हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान इनिशियल हुआ है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट बात है, हम ना देखें जब हमारे एयरफोर्स के लोग और DG ISPR बाकी लोग बात करते हैं, सख्त से सख्त सवाल पूछे जाते हैं, धड़ाक ज़बरदस्त जवाब आता है। अभी आप देख लें वहाँ पे क्या आलम है, एयरफोर्स के जो डिप्टी हैं जिनसे बात होती है उनकी वो बात ही नहीं कर पाते। यानी इतना मज़ा का खेज जवाब होता है कि जी कुछ सवाल किया जाता है कि जी पाकिस्तान क्लेम कर रहा है राफेल गिराया है, कह लेंगे जी अगर राफेल गिराया तो इसका मतलब मैं अगर हाँ कर दूंगा तो इसका तो दुश्मन को फ़ायदा होगा। मैं यहाँ पे ज़रूर एक आपको सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। देखें
जब आदमी कोई अपनी अच्छी चीज़ देता है तो वो पेडिग्री वाली चीज़ जब देता है ना किसी को, तो वो देखता है मालिक कौन है। तो मैं वो जो पेडिग्री चीज़ होती है, कोई अच्छा डॉग होता है तो वो कहता है मैं देने को तो तैयार हूँ बट मालिक बहुत अच्छा होना चाहिए। आई थिंक फ्रांस ने गलती कर दी, उन्होंने मालिक को परखा नहीं और अपनी बेहतरीन चीज़ उनके हवाले कर दी है, जिसको उन्होंने दुनिया में बदनाम कर दिया। इतना अच्छा जहाज़, इतना पोटेंट जहाज़, बट जिसको उड़ाना ही ना आता हो वो क्या करेगा। और दूसरा हम ना देखें IMF की बात, जो बड़ी कोशिश की, लास्ट मिनट एफर्ट किए गए इन्होंने, और बार बार यहाँ से इनका फॉरेन ऑफिस और इनकी गवर्नमेंट कह रही थी हिंदुस्तान की वहाँ पे वाशिंगटन में बाकी लोगों को जैसे भी है ये पाकिस्तान को $1.4 बिलियन की किस्त रुकवा दें। लेकिन देखें अब सफारती महाज पे भी आमना इनको शिकस्त हुई। सर ये तो फेटफ पे भी दोबारा चाह रहे थे कि 2008 मुंबई हमलों के बाद जिस तरह से इन्होंने पूरी कोशिश करके पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन करके 10 साल और कोशिश की कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आ जाए, और हमने देखा कि किस तरह से हमने एफर्ट्स करके अपने दुनिया को बावर करवाया कि पाकिस्तान को जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है वो मामलात नहीं है। इस बार भी ये कह रहे थे कि क्लेम कर रहे थे कि हम फिर फेटफ में लेके जाएंगे। हम ना देखें 2000 से लेके अब तक जो है ना 8 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुके हैं, और पूरी कोशिश की इन्होंने कि पाकिस्तान को फेटक में ले जाएं, इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की इमदाद बंद हो जाए, वर्ल्ड बैंक IMF रुक जाए, बायलैटरल लेवल पे चीज़ें रुक जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, अब भी देखें, अभी आप मीडिया को देख लें, ये जो वाक़यात हुए, जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, वो कहते हैं पाकिस्तान फाइट बैक, पाकिस्तान रिटेलिएट्स। किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है। 3 दिन तक सारी दुनिया ने हिंदुस्तान का एग्रेशन देखा, उसके बाद सूरत हाल बदल गई। तो मेरा ख्याल है आप ना उस लेवल पे तो कुछ नहीं सके। मेरा ख्याल है मार्शल साहब से फ़ायदा उठाते हैं बिल्कुल ठीक का। सर ये बताएं कि ये जो हमें इतना बड़ा एज मिला है, ये ऑपरेशनल एज मिला है हमारी एयरफोर्स का, मैं चाहूँगा आप हमारी कौम को आप बताएं कि ये एडवांटेज जो है, इसको एडवांटेज को एज में हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो कौम को बताने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, मैं बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए, बिकॉज मैं DGC4I रहा हुआ हूँ और मैंने उस टाइम पे हाईवेज़ बनाने की कोशिश की, ऑप्टिकल फाइबर की, ताकि कल हम उसके ऊपर बहुत से जो गाड़ी दौड़ाना चाहें दौड़ा लें। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त एक वेरी वेल इंटीग्रेटेड फोर्स है। इंटीग्रेशन इज़ द नेम ऑफ द गेम। जब आदमी इंटीग्रेट होता है, जब आदमी की तमाम फोर्स, तमाम एफर्ट्स इंटीग्रेट होती हैं, तो वो एक रिज़ल्ट दे सकता है और वो एक पंच दे सकता है। इसकी मैं आम मिसाल ये देता था हमेशा, वो ये था कि एक इंसान जौन सा है, ये एक क्लासिकल एग्जांपल है अल्लाह ताला की इंटीग्रेशन की। हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं, हमारी आँख है, हमारे कान हैं, हमारा नाक है, हमारी बोलने की ताकत है, हमारा रिएक्शन में हमारा पंच है, हमारी लेग है, अपने आप को बचाने के लिए हम इधर होते हैं उधर होते हैं। ये इंटीग्रेटेड इसलिए है कि ये तमाम सेंसर्स उस अल्लाह ताला की ज़ात ने इस दिमाग में इंटीग्रेट किए हुए। और ये एयर सुपरियॉरिटी जो एस्टैब्लिश हमने की है, पूरी दुनिया इस बात को मान ली, इसको हम कैसे फर्दर कर सकते हैं। जी, ये और एक और चीज़ इसी में ऐड ऑन भी कर दीजिए जमशेद साहब, अभी जैसे एहतशाम साहब बात करें कि हमने जो एक उन्होंने एक सुप्रीमेसी बनाई हुई थी मिलिट्री, वो तो दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया बुरी तरह उनको, और अब जो हमारी अब सुप्रीमेसी शुरू हुई है, वो जो सबके सामने दुनिया को अब नज़र आ रहा है। पहले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, बार बार इस चीज़ को दिखा चुके हैं, हाईलाइट भी कर चुके हैं, दुनिया भी देख चुकी है। अब इसके बाद इतने ह्यूमिलेटिंग आउटकम के बाद दोबारा इंडिया किसी मिस एडवेंचर की जानिब जाएगा, क्योंकि 6 साल तो उन्होंने पहले लगा लिए थे, तैयारी के साथ आए थे। अब दोबारा कुछ ऐसा सिलसिला बन सकता है, क्योंकि बड़ी बेइज्जती हो चुकी है इसके बाद। जी, वो जिस तरह कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों की कुछ आदत होती है, वो अपनी आदत से बाज नहीं रह सकते। तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो बिच्छू को डसने की आदत है, वो कोशिश तो करेगा, बट अगर हमारा अपना डिफेंस जो सा है वो तैयार है, हम अगर एवर रेडी हैं, उनको हर दफ़ा इंशाल्लाह ताला मुंह की खानी पड़ेगी। मैं पाकिस्तानी कौम को अपनी तरफ से ये श्योरिटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से, ये जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, इन बच्चों की शहादत की दुआओं से ये जितने गाजी बने हैं, और गाजी मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग गाजी बने हैं, इस वक्त पाकिस्तान का हर बच्चा गाजी है, बिकॉज हम एक जंग से सुरखरू होकर निकले हैं। तो जो सुरखरू होकर निकलते हैं वो सब गाजी बन जाते हैं, और जब हम गाजी बनते हैं तो हमारे रुतबे बुलंद होते हैं। उन शहीदों के रुतबे बुलंद हुए, हम गाजियों के रुतबे बुलंद हुए, तो हम एक ऐसी फोर्स बन गए इंशाल्लाह ताला, जिस तरह कहते हैं कि दुश्मन पे धाक बिठा दो, हमने वो धाक दुश्मन पे बिठा दी है।
अगर वो मिस एडवेंचर दोबारा करने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह ताला अभी जो काम हमने 5 घंटे में किया है, हम इंशाल्लाह ये काम 2 घंटे में कर देंगे। एयर मार्शल साहब, सफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान ने बहुत कहते हैं माइलेज अचीव किया इस मामले में, वेस्ट और अमरीका बिल्कुल डिफरेंट सोच रहे हैं। इस दफ़ा बयानिया उनका ऐसा ख़त्म हुआ है, जो हर बोलते थे दहशत गर्दी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने पहलगाम के सबूत मांगे, डेली टेलीग्राफ हो, और फिर टिमी ब्रूस जो है ना वो स्टेट डिपार्टमेंट की जो तर्जुमान है वो कहती है पाकिस्तान की इस बात पे वज़न है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को आई जाए। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, चाइना, सऊदी अरब, यूएई, बाकी सब जिस तरह पाकिस्तान के साथ इस मौके पे खड़े हैं, पूरी कौम यूनाइटेड हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ये मैं अगर वो सीधे लफ्ज़ में कहूँ, जो हिंदुस्तान अपना चूरन बेचता रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो अब कामयाब होगा या हमारा नैरेटिव बिकेगा? मेरे ख्याल में हमारा नैरेटिव बहुत अच्छा बिकेगा, बिकॉज ये तो आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान ने ये इंक्वायरी नहीं होने देनी। अगर ये इंक्वायरी होती है तो इनका ये जो पूरा ड्रामा फॉल्स फ्लैग है जिसको हमारे ज़िम्मे डालना चाह रहे हैं, ये सारा का सारा बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा। तो जब तक वो इसकी इंक्वायरी नहीं करवाते और नहीं करने देते किसी न्यूट्रल बॉडी को भी, तो दुनिया का ट्रस्ट उनसे हट जाएगा। और मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हिंदुस्तान को समझती गई है कि भारत के लोग क्या हैं। वो जो से हैं वो कहते कुछ हैं बट अंदर कुछ और होता है। वो हर वक्त एक ड्रामे के लिए तैयार होते हैं और वो उसी ड्रामे में से थ्रिल निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो तैयार नहीं होते। असेंबली में खड़े होकर बोल रहे थे कि आपने म्यांमार को, नेपाल को, जितने भी बांग्लादेश, जितने भी हमारे इस रीजन में हमसाया ममालिक हैं, उन सबको हमसे दूर कर दिया। तो इंडिया एक्सपोज तो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन उसके ये जो हम देख रहे हैं कि जो जारहियत है या जो जुनून है या एक्सपोज तो हो चुका है, लेकिन दुनिया अब इस पर एक्शन क्या लेगी, किस हद तक जाएगी और क्या वाकई इसको टेबल पर लेके आएगी, ये अब आने वाले वक्त बताएंगे। मैं मीडिया के रोल पर जाते जाते चाहूँगी एहतशाम साहब आपका तबसरा, क्योंकि उनके तो अपने ही उठ के अब अशोक स्वैन टाइप जो सहाफ़ी हैं वो भी कह रहे हैं खुदा का नाम है ये झूठे न्यूज़ चलाना, हमें शर्मिंदा कराना दुनिया के सामने बंद कर दें। उनके यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि हम तो इनको देखना ही बंद कर चुके हैं, ये तो पागल मीडिया है। आमना, मैंने तो चंद एक क्लिप देखे हैं, तो ऑलमोस्ट नंगी गालियाँ निकाल रहा है मीडिया उनका अपने लोगों के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ, और एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। चंद एक अच्छे लोग जो है ना वो तो कह रहे हैं कि देखें आपने इतने बड़े झूठ बोले, इस्लामाबाद में हिंदुस्तान की फ़ौज दाखिल हो गई है, और आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर, इतने झूठ बोले हैं कि अब उनको लानते उन पर पड़नी माजे के साथ। मेरा ख्याल मीम बननी है। मेरा ख्याल है एक चीज़ एयर मार्शल साहब से पूछते हैं, ये आखिरी थॉट आपका क्या ख्याल है अब इस स्टेज पे, अब हमें क्विकली सर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स है, मैं जमशेद साहब को चाहूंगी वो क्लोजिंग रिमार्क दें इस पे। जी देखें, ये मार्का बुनियाद महसूस जो हो गया है, इसके बाद पूरी कौम इकट्ठी है। मेरा सबसे पहले तो अपनी कौम से मैं मुखातिब हूँ कि हम लोग एक नेशन ऑफ क्राइसिस तो बिल्कुल हैं। जब हमारे ऊपर कोई आफत आती है, अर्थक्वेक की सूरत में, फ्लड की सूरत में, दुश्मन हम पे हमला करता है, हम इस तरह यकजान हो जाते हैं जिस तरह शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। लेकिन जब पीस टाइम आता है तो हम थोड़ा उसमें भी हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, हमारे पास एयर मार्शल रिटायर्ड जमशेद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो शाम साहब दोनों का शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।